प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज अमन एस क्लासेस में। ठीक है, तो आज सेट 1 2025 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम दो नंबर पहला पूरा 20 सवाल जो ऑब्जेक्टिव के होते हैं वो पूरे कर चुके थे, और आपका क्या पहला नंबर जो थे 5 सवाल 4 नंबर तक वो कर चुके थे। तो आज दूसरे नंबर से हमें स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो दूसरा नंबर सवाल जो है वो क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। एपी से रिलेटेड है, देखो ध्यान से। इसमें कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका जो है सार व अंतर ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, सार व अंतर ज्ञात करना। क्या कह रहा है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से। तो देखो आपको पता होगा, जैसे हम पूछें आपसे 17वां पद, आपने पढ़ा होगा कि 17वां पद हो गया 16वां पद, तो हम उसे कैसे लिख लेते हैं। जैसे बात होगी 17वां पद की, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं 17वां पद को, सार मंत्र आप जानते हैं डी, तो इसे हम लोग लिख देते हैं ना ए प्लस का 16 डी लिख देते हैं ना। जैसे हम बात करें आपका 16वां पद, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं 16वां पद, तो आप इसे लिख देते हैं ए प्लस में 15 डी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लिख जाते हैं, मतलब लिख लेते हैं। तो अब इसका हल कर लेते हैं। क्या कह रहा है, एपी का 17वां पद। ठीक है, हाँ देखो यहाँ पर एपी का 17वां पद, तो 17वां पद मतलब हम ये लिखेंगे कि ए प्लस का, या पहले ऐसे लिख लो 17वां पद किसके, उसके 10वें पद से, मतलब ए का 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक, ये कह रहा है, तो हमें इसका सारवंतर ज्ञात करना है। तो अब हम इसे सारवंतर, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए का 17वां पद, तो हमने अभी ऊपर बताया कि ए प्लस का 16 डी बराबर में, इसे कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस का 9 डी। ठीक है, एक घटा करके मतलब लिखते हैं, प्लस में डी जोड़, डी का गुणा कर लेते हैं और एक घटा कर लिखते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी होगी, प्लस का 7। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए से ये वाला ही कट जाएगा, ये प्लस का माइनस किधर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा आपस में। 16 में से 9 डी जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 डी। ठीक है, ये प्लस का 16 इधर आएगा तो 9 माइनस का हो जाएगा, तो 16 में से 9 जाएंगे तो 7 डी बराबर में 7। तो डी बराबर आपको कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, डी बराबर 1। ठीक है, 7 गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, कट के आराम से डी बराबर 1 आ जाएगा। तो इसका सारवंतर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि किसी समीकरण रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या द्विघात समीकरण दिया गया है, और आपको पता है इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, हम इस वाले को गुणा इसमें कराते हैं, फिर जो आता है फिर हमें ऐसा करना होता है कि आपका जोड़ने पर 7 बन जाए और घटाने पर जो यहाँ पर गुणा करने पर आएगा वो बन जाएगा। तो जब इसका गुणा इसमें कराओगे तो क्या देखो, जब रूट 2 का गुणा रूट 2 में कराओगे तो आपका 2 बन जाएगा, और ये 5 है तो 5 दूनी कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो हमें ऐसे गुणा करना है कि आपका गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो क्या बन जाएगा आपका 5 और 5x प्लस 2x बन जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 और 2 7। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको, रूट 2x² प्लस का 5x प्लस का 2x और प्लस का 5 रूट 2 बराबर में 0। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है आपका, x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा रूट 2x प्लस का 5। यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा, यहाँ से आपका कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ से ऐसा करो, इसे जो 2x लिखा है इसको ऐसे लिख लो, रूट 2 इंटू रूट 2x प्लस का 5 रूट 2। ठीक है, चाहते तो हम यहाँ से डायरेक्ट रूट 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, हो जाता है कॉमन, क्योंकि जब यहाँ रूट 2 का गुणा रूट 2 में कराओगे तो फिर भी 2 आ जाएगा, क्योंकि हमें कॉमन लेने के लिए यहाँ पर मैं से ऐसे इसलिए आपको समझा के लिखा दिया। ठीक है, समझा के लिख दिया है। तो यहाँ से हम जब कॉमन लेंगे यहाँ से, क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ पर ये वाले तो दोनों बराबर बनने चाहिए, तभी तो उभयनिष्ठ बनेगा। फिर यहाँ से कॉमन रूट 2 कॉमन ले लो, फिर अंदर क्या बच जाएगा आपका, रूट 2x प्लस का 5, क्योंकि जो ये वाला रूट 2 है वो कॉमन हमने ले लिया है, बराबर में 0। तो एक बन गया आपका, क्या बन गया, रूट 2x प्लस का 5, और एक उभयनिष्ठ का हो जाएगा, और एक ये x प्लस का रूट 2, ये दोनों हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्या कहा था, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐसे भी हल कर सकते हो आप, रूट दोनों को 0 के बराबर कर दो इस प्रकार से कि रूट 2x प्लस का 5 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा आपका
√2x बराबर में -5 बटे में √2, गुणा में इधर आ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लो, x बराबर में -√2। तो ये दो मूल आपके मिल जाएंगे। ठीक है, मूल हमें ज्ञात करना था। एक मिल गया आपका -5 बटे √2 और एक मिल गया √2। तो इस प्रकार से आप आंसर में से लिख भी सकते हो कि दो मूल हमें मिले, कौन कौन से, एक 5√2 मिला और एक आपका -√2 मिला। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं गा नंबर सवाल, ये हमें मूल ज्ञात करना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो गा नंबर इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज जो है वो ABC की भुजा BC पर D एक BC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि त्रिभुज कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो सिद्ध करो कि जो CA² है वो बराबर है CB इंटू CD के। तो चलो इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर ध्यान से, ये आपका त्रिभुज बना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा था, ठीक है, आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं और हमने एक बार भी पढ़ा दिया। देखो कि त्रिभुज ABC जो है कि भुजा पर BC जो है वो भुजा BC पर D एक इस प्रकार बिंदु है। ठीक है, D जो है भुजा जो है BC, पहले इसको लिख लो, यहाँ पर ये A, ये B और ये C, BC पर एक D इस प्रकार एक बिंदु है जो इस प्रकार है कि कोण, इसको मिला दो यहाँ से, कि जो कोण ADC बराबर है कोण BAC के। मतलब जो ये कोण ADC है, ये वाला कोण किसके बराबर है, BAC के बराबर है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, तभी तो कोण जो ADC है बराबर होगा, ये वाला जो कोण ADC बराबर होगा कोण BA पूरे C के। ठीक है, अब फिर आगे क्या कह रहा है, तो हमें सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिखोगे यहाँ पर आप, देखो दिया है, क्या दिया गया ये लिख लेते हैं। हमें दिया गया है कि जो कोण ADC है, हाँ अब ठीक है, कोण जो ADC है वो बराबर किसके है, कोण BAC के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो CA² है वो बराबर है CB इंटू CD के। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख लो उपपत्ति। आपको पेपर में ऐसे ही करना है, बस यहाँ पर हल और डाल देना बस। ठीक है, इस प्रकार से उपपत्ति। तो देखो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC में, त्रिभुज ABC, इस वाले त्रिभुज में ABC पूरे और त्रिभुज ABC कामा त्रिभुज ADC में। ठीक है, इस वाले पूरे में ABC में और त्रिभुज ADC में, इस वाले में। ठीक, हमें पता है कि जो ये है, तो जब ये कोण ADC बराबर है कोण BAC के, तो जो कोण BAC बराबर होगा कोण DAC के। ठीक है, क्योंकि ये बराबर है कोण, जब ADC बराबर है कोण BAC की, तो जो कोण BAC है वो भी बराबर होगा कोण DAC के। अब यहाँ से हमें पता है कि कोण जो C है ये है उभयनिष्ठ, क्योंकि ये जो है दोनों में आ रहा है। ये देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये आपका जो कोण C है वो बराबर है कोण C के, क्योंकि दोनों क्या है, उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ। ठीक, फिर अब इसके बाद इसलिए जो तो त्रिभुज जो है वो ABC है वो समरूप होगा त्रिभुज किसके, ADC के। त्रिभुज ABC किसके समरूप होगा, त्रिभुज ADC के। तो अब समरूप हो गया ना। अब तो जो कोण जो ये BC वाला है, ये कोण BC बटे में AC, ये BC बटे में AC बराबर होगा AC बट्टे में DC के। जो BC है वो बट्टे में AC किसके बराबर होगा, AC बट्टे में DC के बराबर होगा, AC बट्टे में किसके, DC के बराबर होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर AC बट्टे में DC के बराबर होगा। फिर अब जब ये बराबर होगा, अब यहाँ से इसको हल कर लो, तो ये बन जाएगा AC² बराबर में आपका
बी सी इंटू डी सी। बस यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूव हो गया। अब देखो 2 का घात नंबर, ठीक है, इसमें भी आपको चित्र है, पहले इसमें समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, वो किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि जो ए बी है वो प्लस ए बी प्लस सी डी जो है बराबर है ए डी प्लस बी सी के। तो कुछ इस प्रकार से है कि जो एक चतुर्भुज है ये वृत्त के परिगत, मतलब कि वृत्त के जो बाहर है वो खींचा गया है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ए बी है ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के, ठीक है। तो अब इसको भी थोड़ा समझ लो, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे, आपका दिया तो कुछ गया नहीं है, यहाँ पर ऐसे लिखो, सिद्ध करना है, जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लो ए बी और ये सी और ये डी, ठीक है। और यहाँ पर जो मिल रहे हैं, जो स्पर्श कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ इसका नाम डाल दो। यहाँ नाम डाल दो पी क्यू आर और आपका ये एस, ठीक, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, हमें हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो प्लस का सी डी बराबर है ए डी प्लस का बी सी के। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है। चलो देख लो आगे। अब देखो ये हमें सिद्ध करना है ना। अब तो अब यहाँ पर जो ए आर होगा, ये वाला बिंदु, ठीक है, ए आर ये बराबर होगा किसके, ए एस के, इसके, ठीक है, क्योंकि सी से है ना, तो ए आर जो होगा वो बराबर होगा ए एस के, ठीक। फिर उसके बाद आपका इसी प्रकार से जो ये बी आर है, ये बी आर ये बराबर होगा बी क्यू के, ठीक है, बी आर बराबर होगा बी क्यू के, ठीक। किससे, ये आपका दोनों ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। आप यहाँ पे लिख सकते हो किससे, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। समझ में आई बात ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो जो ए आर होगा, क्योंकि ये भी देखो इससे आपसे मतलब कि स्पर्श कर रहा है, तो ये वाला जो है वो इसके बराबर होगा, और जो ये आर बी है या बी आर कह सकते हैं, ये आपका बी क्यू के बराबर होगा। इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं जो आपका ये डी पी होगा ये डी एस के बराबर होगा। इस प्रकार से ये वाला जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दो जो हैं ये चारों अपने आप मतलब कि स्पर्श कर रही है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसलिए ये इसके क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा करो, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये ए आर प्लस का बी आर बराबर हो जाएगा ए एस प्लस में बी क्यू के, ठीक। ए एस प्लस में बी क्यू के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो जो ए आर है वो प्लस में बी आर, ए एस प्लस में बी क्यू के, ठीक है। तो अब यहाँ से ए आर देखो, ए आर और प्लस में बी आर, तो इसे हम पूरा ए बी भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि है तो ए आर बी आर दोनों को मिलाएंगे तो ए बी पूरा बनेगा, इसी में पूरी दोनों रेखा है, तो इसे हम ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी बराबर में आपका ए एस प्लस में बी क्यू, ए एस प्लस में बी क्यू, इसको हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग रेखा पे हैं, तो ए एस प्लस में बी क्यू यहाँ से डाल लो समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको सेम नीचे में भी करना है, जैसे आपने ऊपर किया है सेम नीचे में करना है। यहाँ पर फिर लिख दो जैसे ऊपर वाले किया आपने, कि जो आपका डी पी है, ठीक है, ये वाला डी पी प्लस में सी पी, ठीक है, डी पी प्लस में सी पी बराबर है, सॉरी पहले ये तो दिखा दें, हाँ पहले इस चीज़ को दिखा दें, डी पी जो है बराबर है, क्योंकि वृत्त के स्पर्श रेखा है ना, तो जो डी पी है वो बराबर है डी एस के, और जो सी पी है वो बराबर है सी क्यू के, ठीक है। सी पी जो बराबर है वो किसके, सी क्यू के बराबर है। फिर इसके बाद फिर सेम उसके जैसा हमें इसमें भी करना है, जोड़ दो दोनों को, डी पी प्लस का सी पी, थोड़ा अब देखो ध्यान से, डी पी प्लस का सी पी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन 2 का इस 4 नंबर का सवाल है तो थोड़ा सा बड़ा ही कर दीजिए, ठीक है। टाइम हम बताने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि जब आप इसे हल करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। डी पी प्लस में सी पी और ये डी एस प्लस में सी क्यू। अब बस सेम इस प्रकार से इसमें भी देखो डी पी प्लस में सी पी है तो इसको हम डी सी भी लिख सकते हैं, तो डी सी और बराबर में ये दोनों अलग अलग रेखाओं पे हैं तो इसको डी एस प्लस सी क्यू लिख दो।
यहाँ से समीकरण वो फर्स्ट मिला था, यहाँ से समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब क्या करो, अब इन दोनों को जोड़ दो आपस में, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर लिख दो। यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट कामा सेकेंड को जोड़ने पर ठीक। अब जोड़ दो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस में डी सी बराबर हो जाएगा ए एस प्लस में आपका बी क्यू प्लस में डी एस प्लस में सी क्यू के। ठीक। अब फिर इसके बाद ए बी प्लस में डी सी बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए एस प्लस डी एस, अब थोड़ा यहाँ समझना है, ए एस प्लस में डी एस दोनों इसी रेखा के हैं ना, ए एस प्लस में डी एस, तो हम इसे जैसे हमने यहाँ पर ए आर बी आर था तो हमने ए बी लिख दिया था, इस प्रकार से ए एस डी एस है तो इसको हम ए डी लिख सकते हैं ना। तो बस सेम इसी चीज़ एक चीज़ करना है, यहाँ पर ये ए एस दिया गया ये डी एस, तो इन दोनों को जोड़कर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, आपका ए डी लिख दिया। और जो ये बी क्यू और सी क्यू, इन दोनों को जोड़कर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, बी सी, क्योंकि दोनों एक ही रेखा पर थे तो बी क्यू और सी क्यू को हमने बी सी लिख दिया। ठीक है, क्योंकि जो क्यू है वो दोनों में क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी एस दोनों में क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक, क्लियर हो गया ना सवाल। बस थोड़ा सा समझना था यहाँ पर आपको। दोनों समरूप वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाएं थी, दोनों पहले ऊपर से दोनों को ले लेना, ऊपर की दोनों को पहले प्रूफ कराना था, मतलब स्पर्श रेखाओं को दिखाना था, फिर उसके बाद इसको दिखाना था, फिर दोनों को हमने बराबर जोड़ करके सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं 2 का इंगा नंबर देख लेते हैं। अब देख लो, इसको देख लो इंगा नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि दिए गए आपका आवर्ती वितरण के आंकड़ों का माध्यक जो है वो 28.5 दिया गया है, और तो x और y के मान ज्ञात करो। ठीक है, और जहाँ n का मान में 60 दिया गया, वर्गांतर दिया गया है, और आपका वर्ग अंतराल से कह सकते हैं, और बारंबारता दी गई है, तो हमें x और y के मान ज्ञात करना है। तो देख लो यहाँ पर वर्ग अंतराल है, बारंबारता और संचय बारंबारता निकालना हम पिछले जो है वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, जब हमने आपका 20 सवाल किए थे उसी में साथ बताया था। तो यहाँ से बारंबार संचय बारंबारता कैसे निकलती है, 5, फिर इस पर जोड़ जोड़ कर लिखते हैं ना, तो 5 प्लस में x और आपका ये क्या हो जाएगा, 20 5 25 प्लस में x और 25 और ये 40 प्लस में x और ये 40 प्लस में x प्लस में y, और फिर इसके बाद ये 45 प्लस में x प्लस में y। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें और दी गई हैं। माध्यक हमें पता है 28.5 है, और n बराबर जो है वो 60 दिया गया है। अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना है, इसके लिए एक सूत्र होता है। तो सबसे पहले यहाँ से ये देखो कि हमें n का मान जो है वो 60 दिया गया है, तो जो n का मान यही होता है था, हम संचय बारंबारता हम जब निकालते थे तो n बराबर यही मान निकालते थे ना, तो n बराबर जो है वो हमें 60 दिया गया है। तो सबसे पहले ऐसा करो, यहाँ से यहाँ इसके बराबर कर दो, 45 प्लस में x प्लस में y, ये n का मान होता है और n का मान हमें 60 दिया गया है। तो इसके बराबर हम करेंगे तो यहाँ से आप इससे x प्लस y का मान निकाल दो, x प्लस y 60 में से 45 जाएंगे तो आपका 15 बचेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। अब देखो, अब यहाँ से आपको पता है कि हमें माध्यक निकालने के लिए एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है उसको देखो, जरा देखो, सूत्र होता है माध्यक बराबर क्या, L प्लस में n/2 माइनस का CF बटे में F इंटू में H। इस सूत्र को याद कर लीजिए। ठीक है, माध्यक का भी अगर बहुलक का भी आएगा तो फिर बहुलक का भी कोई सूत्र बता देंगे। ये माध्यक का सूत्र याद रखिए, क्या, L, ये L बना है। ठीक है, L प्लस में n/2 माइनस में CF बटे में F इंटू में H। अब देखो, अब यहाँ पर L क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ से n/2 से वो निकाल लेते हैं, आपका n/2 से, तो n का मान 60 दिया गया है, तो यहाँ से 2 3 60, 30 आ गया। जब यहाँ से आपको 30 आ गया तो आपको ये देखना होता है कि जो 30 है वो संचय बारंबारता में कहाँ पर आ सकता है। संचय बारंबारता ये 25 दिया गया है प्लस में x, तो 30 यहाँ पर आ सकता है, तो यही जो है यहाँ से हम लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है 30 आ सकता है। ठीक है, 40 पर ये ज़्यादा हो जाएगा, तो संचय बारंबारता में 30 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब फिर क्या होता है इसमें कि जो ये होता है यही आपका इसके ये 25 प्लस x हो गया, इसके ऊपर वाला होता है CF। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या बताया हमने,
यहाँ जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से n, अभी ये मतलब x प्लस वाई में थे, अगर कोई वैसा सवाल भी आएगा जहाँ संख्या वाला, उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आएगा तो फिर आपको एग्जाम्पल में उसका भी बता देंगे। तो यहाँ से ऐसे यहाँ से समझो आप कि इसका सूत्र ये होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम संचयी बारंबारता निकालने के बाद अगर हमें माध्यक का ये वाला सूत्र लगाना है तो यहाँ से हम सबसे पहले n या तो दिया गया होगा या n यहाँ से हम निकाल लेते हैं। n हमें दिया गया था 60, वहाँ से हमने n/2 कर दिया तो यहाँ से 30 आया। जब यहाँ से जो मान 30 निकलेगा फिर इसके बाद इसमें हम देखते हैं वो कहाँ पर आएगा। यहाँ पर आ रहा था 25 + x, 40 में ज़्यादा हो रहा था। फिर अब जब ये निकालने के बाद इसके ऊपर वाला होता है CF का मान, और इसके जो 25 + x है इसके जो जस्ट सामने ये वाला ये होता है F का मान, ध्यान रखना, ठीक है। और फिर इसके इधर साइड ये वाला ये होता है L का मान, ये वाला ये जो 20 दिया गया है ये होता है L का मान। और जो H का मान होता है वो क्या होता है, वो इनके बीच का अंतर होता है। तो अंतर कितना है 10, तो देखो सब में 10 का अंतर आपको मिलेगा, तो ये होता है H का मान। समझ में आ गई बात ना, ठीक। अब बस सारे मान आपको पता चल गए, अब सूत्र में आप मान रख दो। देखो ध्यान से रख देते हैं। L का मान हमने अभी बताया ऊपर आपको क्या था 20 था, प्लस में n/2 हमने निकाला 30 निकला। CF का मान कितना था 25 प्लस में x था, सॉरी 5 प्लस में x, उसके ऊपर वाला होता है ना 5 प्लस में x। और फिर उसके बाद CF बट्टे में f का मान कितना था 20 बताया था, इंटू h कितना था, अंतर कितना था दोनों का 10 था, ठीक। बस इसको हल कर लो, तो हल कर लो इसको यहाँ से 20 प्लस में यहाँ से कोष्ट लगा दो, ठीक, कोष्ट के अंदर होता है L प्लस में F माइनस, हाँ। अब 30 माइनस का 5, अब ये प्लस माइनस का 5 है ना, अंदर जाएगा तो ये भी इधर माइनस का भी कर देगा, और बट्टे में 20 इंटू में 10, ये वाला 0 से वाला 0 कट जाएगा। फिर यहाँ से फिर कुछ तो कटेगा नहीं यहाँ से, फिर देखो यहाँ पर 20 प्लस में 30 में से 5 जाएंगे 25 माइनस का x बट्टे में 2, फिर इतना आ गया। अब हाँ यहाँ माध्यक भी तो दिया गया था, माध्यक कितना दिया गया था 28.5, माध्यक तो बोल ही रहे हैं, ठीक है। माध्यक भी हमें दिया गया था ऊपर 28.5 दिया गया था। तो बस अब यहाँ से ऐसा करो 28.5 और ये प्लस का 20 इधर आएगा तो माइनस का 20 बराबर में 25 माइनस का x बट्टे में 2। एक 28.5 से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 8.5। अब ये गुणा में है ना, सॉरी भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, बराबर में 25 माइनस का x, ठीक है, 25 माइनस का x। फिर इसके बाद इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 170, ठीक है, 170 आएगा। एक अंक बाद दशमलव तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब फिर इसके बाद ये प्लस का 25 है, इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, बराबर में माइनस का x। माइनस का 25 से प्लस का 17 जाएगा तो किसका बचेगा माइनस का 8, बराबर में माइनस का x। माइनस से माइनस खत्म, तो x का मान कितना आ जाएगा x बराबर 8। अब जब अगर x बराबर 8 आ गया है तो अब यहाँ से हमें x और y के मान निकालने थे, तो बस y का मान यहाँ पर रख दो आप। x का मान जब हमने 8 निकाला तो यहाँ पर इस प्रकार देखो, यहाँ समझा देते हैं, आप यहाँ नीचे कर लेना, ठीक है। हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो आप, यहाँ अपने समीकरण फर्स्ट मान लो इसको, तो फिर यहाँ पे लिख दो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। 4 नंबर का सवाल है तो थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही, ठीक है, रखने पर, ठीक है। सवाल मतलब थोड़ा बड़ा नहीं है, थोड़ा इसका जो तरीका है लगाने, कठिन सवाल नहीं, थोड़ा तरीका थोड़ा सा वही लेंदी है। सूत्र अगर आपको पता है, सारे मान पता है कि क्या CF होता है क्या F होते हैं, आप आराम से रख लोगे, ठीक है, रखने पर। तो यहाँ पर हमें x का मान 8 निकला था, प्लस में y बराबर में 15, ठीक है। तो y बराबर 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपका 7। तो y का मान कितना निकल के आ गया आपका 7 आ जाएगा ना, हाँ। x का मान हमने 8 निकाला था, 8 7 15, ठीक सही है। तो ये आपका x का मान ये हो, y का मान ये हो गया, तो यहाँ पे लिख दो x बराबर आपका आया कितना 8 और y बराबर आया 7, ठीक। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्या नाम 4 नंबर देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि किसी कारण जो आपका 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए, ठीक है, मतलब जो 12 कोई खराब पेन थे वो 132 अच्छे पेन में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है,
तो इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देख लेते हैं 4 नंबर में सवाल। सरल सवाल है, थोड़ा सा समझना है बस। देखो क्या कह रहा है, 2 का 4 नंबर सवाल है। इसमें कह रहा है कि 12 खराब पेन है। तो खराब पेन कितने हैं यहाँ पर लिख लो, खराब पेन आपके 12 हैं और अच्छे पेन में मिल गए। तो अच्छे पेन कितने हैं, 132। अच्छे पेन लिख लो यहाँ पर 32, 132 अच्छे पेन हैं, 132। ठीक है। अगर टोटल पेन की बात करें तो टोटल पेन कितने हो गए आपके, 132 और 144। ठीक है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि दोनों मिल गए ना आपस में, आप किसी कारणवश दोनों पेन, अच्छे और खराब पेन दोनों मिल गए, तो टोटल कितने हो गए आपके, 144 पेन हो गए। 2 2 4 3 1 4, हाँ 144। अब क्या कह रहा है, हमें ये बताना है कि इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन के अच्छे होने की संभावना, मतलब कि अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बस नीचे लिख दो, क्या लिखोगे, पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छे होने की प्रायिकता, या ऐसे लिख दो, निकाले गए पेन की, निकाले गए पेन की अच्छे होने की प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता हमने बताया था P बराबर क्या होता है, अनुकूल संख्या बटे में कुल संख्या। तो अनुकूल संख्या क्या, हमें पेन के अच्छे होने की प्रायिकता निकाल लेना। तो अच्छे पेन कितने थे, 132 बटे में टोटल कितने होते, 144। 132 तो थे अच्छे पेन टोटल हैं, और बटे में 144। तो इसको हल कर लो, काट लो, किससे कटेगा, 11 से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 12 से काट लो, 12 कम 12 बचा 1, 12 कम 12, और यहाँ पर 12 12 में 144। ठीक है, तो 11/12 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यहीं तक आपको हल करना था। और देखो कुछ कुछ सवाल आपका देखो 4 नंबर में सवाल है, सरल भी सवाल है, और अभी देखो ऊपर वाला इंगा में थोड़ा कठिन भी सवाल था। तो मतलब हर प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो थोड़ा इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना। सूत्र अगर आपको याद है तो सवाल आप आसानी से बना पाओगे। ठीक है, तो आपका 11/12 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं आपका 3 नंबर सवाल। ये 2 के सारे 4 नंबर तक सवाल खत्म हो गए हैं, 3 नंबर देख लेते हैं। अब देखो तीसरा नंबर सवाल। अब यहाँ थोड़ा सा सिर्फ समझना है, सवाल आप कर लेंगे आसानी से, बस थोड़ा समझना है। देखो क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखो ध्यान से, आपको पढ़ के बताते भी रहेंगे। ठीक है, अगर फिर यहाँ पर अगर हम सॉल्व रख लेंगे तो फिर आपको दिखेगा नहीं, तो हमें भी दिक्कत होगी। तो कौन सा नंबर था, तीसरा नंबर था, तीसरे का पहले ही था। ठीक है, क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/, सबसे पहले आप मान लो यहाँ पर, माना भिन्न जो है वो क्या है, x/y है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाते हैं। ऐसे सवाल पेपर में आ जाते हैं, ध्यान से, मतलब आ सकते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, 1/3 देखो ध्यान रखना, 1/3 हो जाती है। कब 1/3 हो जाती है, जब उसके अंश में हमने भिन्न क्या मानी थी x/y मानी थी। अब पहले ये बताओ अंश और हर इसमें होता क्या है। आप जानते हो ये होता है अंश, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, होता है ना। अब कह रहा है कि 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब इसके अंश में हम 1 घटाते हैं। जब इसके अंश में हम 1 घटा देते हैं तब ये क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। फिर उसके बाद ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी का पहले इसको हल कर लो, फिर दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 3 गुणा कर लो, 3x माइनस का 3 और बराबर में y। तो आपका हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर में 3। ये माइनस का 3 है ना, इधर आ जाएगा प्लस का, और ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का। तो ये आपका बन गया समीकरण फर्स्ट। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यही भिन्न जो दी गई है 1/y, ये क्या कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, जब इसके हर में हम 8 जोड़ देते हैं। तो हर क्या, हर नीचे वाला होता है, देखो अभी हमने बताया था आपको। तो हर में अगर हम कितना जोड़ दें, 8 जोड़ दें, तो यही भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो इसको भी गुणा करके लिख लो, 4x बराबर में y प्लस में 8। ठीक है, हो जाएगा। फिर यहाँ से 4x और माइनस का y बराबर में 8। ये बन गया आपका दूसरा समीकरण। बन गया ना दोनों समीकरण।
अब यहाँ से लिख लो, यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, आपको उसके आगे हल करना है, लेकिन आगे जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर बता दे रहे हैं। यहाँ पर लिख लो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ये देखो समीकरण फर्स्ट कामा सेकेंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या था, 3x माइनस का y बराबर में 3, और समीकरण सेकेंड क्या था, 4x माइनस का y बराबर में 8। ठीक, ये दोनों समीकरण थे। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो इसे लिख दो यहाँ पर घटाने पर। ठीक है, अब जब घटाने पर आप हल करोगे तो ये प्लस का यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 4x में से 3x जाएंगे तो माइनस का x, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का ये प्लस का आपस में कट जाएंगे। और ये यहाँ पर कितना है, बराबर में ये प्लस का ना इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का, ये हमने क्या बताया, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये चिन्ह प्लस का, ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का, और माइनस में से माइनस के 8 से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 5, माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर कितना आ गया आपका, 5 आ गया। बस x बराबर आ गया 5। अब y का मान भी निकाल लो यहाँ से। y का मान कैसे निकालोगे, इसमें रख दो पहले वाले समीकरण, तो यहाँ पर लिख दो कि जो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, यहाँ पर देख लो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो आपका क्या था, समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट था ना, तो 3 x का मान कितना आया 5, माइनस का y बराबर में 3, तो 3 पचे 15, तो माइनस का y बराबर में 3 माइनस का 15। ठीक है, प्लस का 15 हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस का 15, तो माइनस का y बराबर 15 में से 3 जाएगा तो 12, माइनस का 12 आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस से माइनस का टर्म y बराबर क्या आ गया आपका, 12 आ गया। ठीक है, तो x का मान आ गया आपका 5 और y का मान आ गया 12, तो बस यहाँ पर x बटे y भिन्न मानी थी हमने, तो x का मान 5 आया था, तो भिन्न हमारी क्या थी, 5/12, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, 5/12 आपकी भिन्न हो गई। तो यहाँ से पहले इसको हमने इधर हल किया, फिर यहाँ पर इसमें अगली बार से हल देखेंगे कि आपका पूरा एक ही पेज में बराबर मतलब आया, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए हमने इस प्रकार से लिख दिया, बस आपको समझ में आना चाहिए, कर तो आप अपने मन से भी लोगे। ठीक है, तो y बराबर आपका 12 आ जाएगा। अब ये आपका तीसरा नंबर हमने देख लिया, अब इसका अथवा भी देख लेते हैं। अब देखो इसमें ये 2 सवाल दिए गए थे, 3 का और 3 का, तो आपको इसमें से कोई एक हल करना होता, आपको जो इसमें सरल लगे वही आप कर लीजिएगा। तो हमारे हिसाब से ये ज़्यादा सरल था। ठीक है, तो यही वाला आप जैसे आए तो आप ये वाला कर लेना। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा मतलब ये भी कठिन नहीं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा है कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि जो आपसे सवाल बन जा रहे हैं वो आप पहले कर लो। ठीक है, और जो नहीं बना उसके लिए बाद में छोड़ दो, आप उसको बाद में बस नंबरिंग जो है वो ठीक से होनी चाहिए। देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि एक विमान है वो अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। ठीक है, अब मतलब उसका कोई समय था, वो निर्धारित था, उससे वो 30 मिनट देर हो गया, 30 मिनट देर के बाद वहां से चलता है। वह 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी निर्धारित चाल से क्या करनी पड़ती है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ानी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि अगर वो 30 मिनट देरी से चला है और उसे पूरी उसकी दूरी कितनी थी, 1500 किलोमीटर उसे दूरी तय करनी है, तो वो मतलब जो है समान समय पर वहां पर पहुंचना चाहता है। तो अब यहाँ पर उसने 30 मिनट क्या नाम देर से चला है, तो वहां पर इसे कुछ तो चाल बढ़ानी पड़ेगी ना, तभी तो वहां पर बराबर में पहुंच पाएगा। तो इसीलिए वही बस उसने कह रहा है कि तो 250 किलोमीटर घंटा तो इसकी चाल वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो विमान की सामान्य चाल हमें बतानी है कि विमान की सामान्य चाल क्या थी, अगर वो क्या नाम लेट ना होता तो किस टाइम पे पहुंचता। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है यहाँ से, अब देखो इसमें हमें जो पता है वो लिख लो। सबसे पहले हमें पता है कि टोटल दूरी कुल दूरी लिख लो, यहाँ पर दूरी है 1500 किलोमीटर। अब चाल हमें सामान्य चाल हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर मान लो सामान्य चाल दी गई है x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। फिर अब इसके बाद क्या कह रहा है, सामान्य चाल हो गई हमारी। फिर अब पढ़ना, तो मतलब थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें कह रहा है कि एक विमान अपनी आपने एक सूत्र पता हो मतलब पढ़ा होगा कि होता है क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे में समय, या ऐसा कर सकते हैं आप, चाल बराबर में दूरी बट्टे में
समय होता है ना। अगर हम इसे करें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे में चाल। ठीक है, समय का हमारा बराबर दूरी बट्टे में चाल। अब देखो हम समय से ही हम सवाल को हल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कितना 30 मिनट लेट हुआ। अब 30 मिनट जो लेट हुआ उसका कारण क्या है, कारण उसका ये है कि पहले वो 1500 जो है किलोमीटर की दूरी किसे चाल बराबर दूरी बटे समय 1500 किलोमीटर की दूरी एक्स चाल से तय कर रहा था। लेकिन अब जब वो वहां पर 30 मिनट लेट होने का कारण ये है कि उसने क्या किया, उसने 1500 की दूरी किससे उसे बराबर करने के लिए 250 से चलना पड़ेगा। ठीक है, चाल को उसने क्या कर दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया, क्योंकि इसे यहाँ पर जो दूरी है वो बराबर मिलानी है, तो इसलिए वहां पर इसने चाल को क्या किया 250 किलोमीटर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। समझ में आई बात। ठीक है, इतना सिंपल सा आप ये समझो कि जो 30 मिनट का जो डिफरेंस आया है वो किसके कारण आया है, बस वही हमने यहाँ पर किया है कि जो 30 मिनट का डिफरेंस आया है वो इसी कारण आया ना, कि पहले वो इस चाल से चल रहा था, अब वो इस चाल से चलने के कारण ही इसका डिफरेंस आया। इसे बराबर करने के लिए इसने अपनी चाल को 250, पहले चाल x थी और उसमें 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, वही आपका डिफरेंस था, वही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, समझ में आ गई बात ना। अब देखो यहाँ पर, अब इसको बस हल कर लो, यहां से हल करो आप। ये मिनट में ना इसे घंटे में बदल लो, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से भाग हो जाएगा, 0 0 3 1 3 3 2 6। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से ले लो इसका लासा क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा आपका x कोष्ट में x प्लस का 250। ठीक है, यहाँ से x खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 1500 गुणा में x प्लस में 250 माइनस का ये इससे ये खत्म हो जाएगा 1500 x बराबर में 1/2। ठीक, अब बस इसे सिर्फ हल करना है आपको, देखो ध्यान से समझना है यहाँ पर। अब गुणा करा लो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 1500x हो जाएगा प्लस में 1500 का गुणा जब आप इसमें कराओगे तो आपका आएगा 375, आप करके देख लेना। ठीक है, 375 के बाद 3 0 माइनस का 1500x। ठीक, बराबर में, अब इतना हो गया ना। अब इसको यहीं पर ऐसा करो, तिरे गुणा करा लो, लाइन ना ज़्यादा बढ़ाओ, ये जो 2 है इसका यहाँ पर गुणा करा दो, तो यहाँ पर 2 का गुणा पूरे में होगा ना, 2 का हम यहाँ पर गुणा करा देते हैं और इसको यहाँ पर लिख देते हैं, कैसे गुणा कराया ना हमने, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 250x गुणा करा दिया अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 250x हो गया। ठीक, अब इसका गुणा इसमें करा दो, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 3000x प्लस का, अब इसका गुणा करा दो तो 3 0 तो पहले से हो जाएंगे, 2 पंचे 10 ये वाला 0 और 2 7 14 1 15 के 5 हाथ लगा 1 2 3 6 और 1 7 75 के बाद 4 0 और माइनस का 15 दूनी 30 ये और 2 0 ये x। ठीक है, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का 250x। अब यहाँ से देखो ये प्लस का 3000x ये माइनस का 3000x आपस में कट जाएगा ना। अब बचा यहाँ पर क्या, इतना बचा, इसको लिख लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 250x माइनस का 75 के बाद 4 0। ठीक है, अब बस वही आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब इसमें ऐसा गुणा आपको कराना है कि गुणा करने पर आपका इतना आ जाए 75 के बाद, मतलब कि आप कह सकते हैं कितना आ जाए 7,05,000 आ जाए और जोड़ने पर 250 आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का जब आप 1000 में 750 घटाएंगे, 750 एक्स घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, और इसको जब 1000 में 750 जोड़ दोगे तो आपका ये 75 मतलब 7,50,000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब बस इसको हल कर लो, यहाँ से कॉमन ले लो, एक्स प्लस का 1000 और फिर उसके बाद यहाँ से का कॉमन हो जाएगा, माइनस का कॉमन हो जाएगा, माइनस का 750 कॉमन ले लो, फिर एक्स प्लस में आपका ये तो कॉमन हो गया, 1 के बाद 3 0 मतलब 1000। ठीक है, अब यहाँ से ये मिला एक्स
प्लस का 1000 और ये मिला x माइनस का 750। ठीक, ये मिल गए। अब बस यहाँ से आप इसे ये भी कर सकते हो कि x दोनों को 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर मिल जाएगा माइनस का 1000 और यहाँ से ये मिल जाएगा x बराबर 750। ठीक है, बस इस प्रकार से। बस यहाँ से आपको ऊपर से थोड़ा सा समझना था, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आप पहली बार में सवाल को थोड़ा सा स्किप कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है समझने में। फिर अब मतलब अथवा में 2 सवाल होते हैं, तो आप पहले उस सवाल को देखो, वो सवाल बन जाए तो ठीक है, इसको भैया स्किप कर दो, इसको बाद में जब टाइम बचे तब इस सवाल को आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा आपका थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको पूरे सवाल को आंसर को जो है गलत कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर आपका 3 का अथवा। अब देख लेते हैं 4 नंबर सवाल। देखो 4 नंबर सवाल, इसको भी देखो ध्यान से समझना। अब ये देखो भाई, तो 6 नंबर सवाल में थे, 3 नंबर भी देखो 6 नंबर का सवाल थे, तो थोड़ा सा था, थोड़ा सा तो हो ही गया मतलब कठिन। 6 नंबर भाई तुम्हें मिलना है, तो देखो ध्यान से। अब 4 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर ऊंचाई दूरी का सवाल है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले 2 खंभे हैं। ठीक है, साथ साथ में करते भी जाते हैं। अब देखो हम यहाँ पर आपको यहाँ पर बनाते जाएंगे और बोलते जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल में कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। आप थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से समझना कैसी है। एक 80 मीटर आपकी चौड़ी सड़क है, ये आपकी 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। समझना ध्यान से, चित्र बन जाए, चित्र ही बनाना यहाँ पर होता है, चित्र बन जाएगा तो सवाल आप कर लोगे। 80 मीटर चौड़ी सड़क है कि दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे हैं। ठीक है भाई, समान ऊंचाई के ये हमने दोनों आमने सामने समान ऊंचाई के दोनों खंभे बना दिए। फिर क्या कह रहा है, दोनों खंभे लगे हुए हैं और खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर, तो ऐसा करो खंभों के बीच से, तो ये खंभों के यहाँ से मान लेते हैं कि बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर, शिखर ये है ना, शिखर के उन्नयन कोण ऊपर से नीचे देखे जाते हैं ना, सॉरी नीचे से ऊपर, और अवनमन क्या होता है, ऊपर से नीचे। तो इस प्रकार से ये उन्नयन कोण ये बने हैं। इस प्रकार से ये कह रहा सवाल, उन्नयन कोण क्रमशः कितने कितने हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। ये 60 है और ये आपका 30 डिग्री। ठीक है, आपको थोड़ा पैट्रियोटिक से बढ़िया सा बनाना है, हमने यहाँ से आपको समझा रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री के बने हैं। फिर इसके बाद क्या कराएंगे, तो खंभों की जो ऊंचाई है और खंभों के से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। इनकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है और बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो ध्यान से यहाँ समझना, ऊंचाई मान लो, हमें ऊंचाई पता नहीं तो ऊंचाई मान लो h। ठीक है, हाइट। अब फिर इसके बाद ये टोटल जो है वो 80 दी गई ना, टोटल जो 80 दी गई है, तो इसको मान लो x और ये हो जाएगी आपकी 80 माइनस का x। ठीक, अब बस आप सवाल को करो हल। तो सबसे पहले इसको 60 डिग्री वाले को ले लेते हैं ना, तो यहाँ पर लिख लो इससे tan 60 से tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री लोगे तो क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, हाइट पता नहीं है हमें, और आधार क्या दिया गया है, आधार आपका x दिया गया है। tan 60 का मान, हाँ हमने मान सारे याद करने को कहा था आपको पिछली वीडियो में, आशा करेंगे आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो tan 60 का अंश का मान क्या होता है, √3 होता है, बराबर में h बट्टे में x। तो यहाँ से हाइट अगर हम निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, h बराबर में √3x, इसमें गुणा भाग में इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो h बराबर में √3x। ठीक है, ये आपकी हाइट निकल के आ जाएगी। ठीक, ये हमने tan 60 इस वाले से निकाल दिया। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से मान भी डाल सकते हैं, ये आपका ABC और इसे कह दो आप कुछ भी कह दो, CDA कह दो, CDE। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी कि हमने पहले कौन सा लिया, त्रिभुज ABC लिया, फिर हमने यहाँ पर त्रिभुज DEC लिया। ठीक है, तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। अब फिर हम ले रहे कौन सा, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज DEC से। अब यहाँ से हमें tan 30 का उठाना है, तो इसको देख लो, tan 30 बराबर लंब बट्टे आधार होगा, h आधार कितना दिया गया यहाँ पर हमें 80 माइनस x दिया गया है, 80 माइनस x।
अब यहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हो कि ऐसे का मान हमें √3x पता है, तो √3x यहाँ पर मान रख दो, यहाँ पर x का मान रख दो, यहाँ पर √3x। ठीक, अब टेंथेशंस का मान आप जानते हो 1/√3 होता है, बराबर में ये √3x बट्टे में 80 माइनस का x। ठीक है, अब करा लो इसका तिर्यक गुणा, करा लो भाई तिर्यक गुणा। तो जब आप तिर्यक गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 80 माइनस का x बराबर में √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 हो जाएगा ओवर x। ठीक, फिर 80 3x, ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4x, 4x इधर कर दो या डायरेक्ट कर लो, 4 दूनी 8 20, तो x बराबर क्या आ गया 20 आ गया। ठीक, x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। तो अब यहाँ से हमने इसकी दूरी हमें पता चल गई, x का मान यहाँ पर क्या हो गया, ये टोटल दूरी कितनी थी, टोटल दूरी यहाँ से टोटल दूरी आपको पता थी 80 थी, तो ये हो गई x बराबर हमने निकाला 20 आ गया, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, 80 में से 20 घटा दोगे तो आपका ये वाली दूरी हो गई 60। ठीक, ये दूरी दोनों आपको पता चल गई। अब हमें यहाँ से x का मान भी पता चल गया। अब यहाँ से आप ऐसा करो, x का मान इसमें रख दो, इस वाले में, तो आपको ऊंचाई भी पता चल जाएगी। ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लो, और समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक, बस यहाँ से आपका क्या था, h बराबर √3x था, तो h बराबर √3 इंटू x का मान 20, तो क्या हो जाएगा h बराबर में 20√3 हो जाएगा। ये आपकी हाइट निकल के आ जाएगी। हाइट कितनी निकल के आ गई आपकी 20√3। ठीक, अब आंसर के हिसाब से आप देख सकते हो, या तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से, अगर पहली बार तो कह नहीं रहा है, आप यहाँ से √3 का मान भी रख सकते हैं। ठीक है, अब वो आंसर से आप देख लेना, ये भी आपका गलत नहीं होगा, आप यहाँ से भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर ये भी सही है 20√3। अब चाहो तो आप √3 को हल भी कर सकते हो इस प्रकार से, तो चाहो तो यहाँ से देखो ऐसे कि 20√3 का मान क्या होता है 1.732, इसको हल कर लो, तो जब इसे हल कर लोगे ये 0 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, और आपका 2 3 6, फिर इसके बाद 2 7 14 के 4, हासिल कितना लगा 1। ठीक, और 2 एकम 2 और 1 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो ये जब आप इसे √3 को हल कर लोगे तो 34.64 जो है वो आपका आ जाएगा, 34.64 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से वो आप देख सकते हो, ये भी सही है और ये भी सही, दोनों सही है। ठीक है, तो अगर उसका मान दिया गया हो √3 का, तो आप इस प्रकार से हल कर सकते हो। तो √3 का मान क्या होता है, अब यहाँ से देखो एक चीज़ और आपको सीखने मिली, सूत्र तो पता चल ही रहे हैं, ये मान भी याद कर लो, 2 मान तो इम्पोर्टेंट है ही। एक आपका √3 का तो क्या होता है, अभी बताया हमने 1.732, और √2 का क्या होता है 1.414। ठीक है, ये दोनों मान भी याद कर लो, √3 और √2 के। क्लियर हो गया ना। तो हम आपको यहाँ पर मतलब सवाल करने का तरीका तो बताया ना, और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से आप ऐसे सवाल को कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 नंबर सवाल, समझ में आ गया ना। अब 4 का अथवा सवाल देख लेते हैं। देखो समझो 4 का अथवा नंबर सवाल इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन का कोण। चलो अभी आपको करके समझाते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूमि है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, तो ये भूमि है। ठीक है, ये आपकी भूमि मान लो, और भूमि से कितना 20 मीटर ऊंचा भवन, ये आपका 20 मीटर ऊंचा ये भवन है। ठीक है, ध्यान से समझना, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो भवन का शिखर ये हो गया, शिखर पर लगी एक मीनार के तल। ठीक है, लगी एक इस मीनार, ये मीनार लगी, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 4560 है। तल का कोण जो है वो 45 है, और जो शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है 60 है। समझ में आ गई ना बात यहाँ से। ये जो है ये 45 है ये वाला, ठीक है, और ये टोटल जो है ये आपका ये 60 दिया गया है, इतना कह रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई, हमें ये वाली जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई
ये ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात करना है, तो तब तक हम इसको मान लेते हैं h। ये 45 है, ये पूरा आपका 60 है। ठीक, चलो स्टार्ट सेम वैसे जैसे अभी आपने इससे पहले वाले सवाल में किया है, सेम वैसे ही करना है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पर आप सबसे पहले 1045 पे देख लो। 1045 क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना दिया गया है? 20, 45 पे वाला 20 है ना, और आधार में पता नहीं। ठीक है, आधार मान लो x। 1045 का मान 1 बराबर में 20 अपॉन में x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। ठीक है, तो x की वैल्यू 20 मीटर आ गई, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक, फिर अब 1060 पर देख लो। 1060 डिग्री पर, 1060 पर आप देखोगे तो क्या लंब बटे आधार होगा? लंब आपका यहाँ पर क्या होगा? h प्लस में 20। ठीक, लंब क्या होगा आपका? h प्लस में 20 होगा, और आधार कितना होगा? क्योंकि टोटल दूरी हो जाएगी ना ये वाली पूरी, और आधार कितना हो जाएगा? 20। आधार अभी हमने निकाला है। 1060 अंश का मान कितना होता है? √3। 20 गुणा में है ना, इधर आएगा तो सॉरी भाग में, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, तो 20√3 बराबर में h प्लस में 20। ठीक, तो h बराबर क्या बन जाएगा आपका? 20 माइनस का 20√3। ठीक है, अब सॉरी h हमने यहाँ ले गए थे, तो यहाँ पर ऐसा कर लो 20√3 माइनस का 20। ठीक है, ये वाला 20 उधर ले गए ना हम, तो फिर h बराबर 20 कॉमन ले लो, और √3 माइनस का 1, ये आ जाएगा। तो हाइट आपकी क्या निकल के आ गई? 20 रूट कोष्ट में √3 माइनस का 1, ये आपकी क्या निकल के आ गई? ये वाली मतलब टोटल हाइट निकल कर आ गई। ठीक, तो ये आपका हो गया 4 का आंसर। क्लियर हो गया ना? अब इसी प्रकार से देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल। ठीक है, अब देखो 5वां नंबर सवाल, अब आपको ये आप देख सकते हैं यहाँ से, अभी हम आपको पढ़ के पूरा बताएंगे तरीके से। ये वाला 5वां नंबर सवाल, अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है 5वां नंबर सवाल। इसमें कह रहा है कि जो लकड़ी है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हैं। जो आपका चित्र के एक खिलौना बनाया गया है, चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है और आधार की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। आधार की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, और तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका ये आपको चित्र दिया गया है, तो इसका हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये देखो ध्यान से यहाँ पर, ये देखो, ये आपका ये वाली त्रिज्या दी गई है 3.5, और टोटल जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, त्रिज्या हमें पता है, अब इसको हल करना है, तो चलो हल कर लो भाई। त्रिज्या पता है और बेलन का क्या पता है? ऊंचाई पता है। या चाहो तो लिख दो यहाँ से बेलन की हाइट, बेलन की ऊंचाई क्या पता है? 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, हमें निकालना है ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है यहाँ से, और हमें अर्धगोला खोद कर निकालते हैं ना, तो मतलब अर्धगोला भी है, और मतलब अर्धगोला ऐसा समझो, अर्धगोला जो है उसका और बेलन का, इन दोनों को मिला करके ही जो है वो आपको क्या बना है? एक ठोस बना है ना। हमें ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखो यहाँ पर ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें अब थोड़ा समझना है यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ठोस का निकालना है ना, मतलब दोनों का निकालना है। ठोस की बात हो रही है तो दोनों की, अर्धगोले की और आपका बेलन की। तो ये बताओ, जो आपका बेलन का होता है वो क्या होता है? 2πRh, सॉरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, और उसका क्या होता है? 4πr², 4πr²। ठीक है, लेकिन ये कह तो रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो इस खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ तो बस ठीक है, बस निकाल लो यहाँ से 2πRh और ये गोले का, अर्धगोले का 4πr²।
इसका ये और ये, ठीक है। निकाल लो। हाँ ठीक है। हाँ देखो ध्यान से, यहाँ से 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, या ऐसा करो यहाँ से कॉमन ले लो कुछ, 2 पाई r को इसमें प्लस में 4 पाई r² बना है, यहाँ से कॉमन ले लो ऐसा, 2 पाई r कॉमन ले लो। जब 2 पाई r आप कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा क्या आपका, h प्लस में 2r, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ से 2 इंटू पाई का मान 22/7 रख दो, और r का मान 3.5, और हाइट आपको पता थी 10 थी, और 2 इंटू 3.5। अब इससे कर लो हल, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 में 35, 5 दूनी 10, और ये वाला 2 से ये वाला 2 खत्म। ये हो गया 22, और ये कितना हो गया 35 दूनी 70, ठीक है। और 35 दूनी 70 होगा, दशमलव से वाले 70 ये बनेगा, दशमलव लगा, दशमलव से वाला 0 खत्म हो जाएगा, 7 बजेगा 10 17। तो 17 गुणा में आपको 22 करना है, तो 22 गुणा में 17 कर लो भाई। 17 दूनी 34 के 4, हाथ चलेगा 3, 17 दूनी 34 और 3 37, तो 374 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो ये वाला आपका जो है 374 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेलन और गोला अर्धगोला दोनों दिया गया था, तो इस प्रकार से हमने दोनों का निकाल करके पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकाल दिया। अब देख लो लास्ट सवाल बचा आपका 5 का, अथवा इस सेट का 5 का 8वां नंबर सवाल, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 5 का 8वां यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक ठोस है एक अर्धगोले पर, ऐसा करो यहाँ पर, और इसके सूत्र लिख लो, बेलन के आयतन के सूत्र भी लिख लो। बेलन का आयतन क्या होता, अरे ज़्यादा ऊपर जा रहा है। चलो 5 का 8वां नंबर सवाल हल करा दें, फिर उसके बाद आपको सूत्र वहाँ पर लिखवा देंगे, ठीक है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, इस प्रकार से बना है चित्र, इस प्रकार से है कुछ, ठीक है। चित्र इसमें दिया नहीं गया है, हमें बनाना है, तो हम चित्र कुछ इस प्रकार से ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो ये अर्धगोला हो जाएगा, ये है ये अर्धगोला, और ये शंकु के ऊपर बना है, ठीक है। मतलब अर्धगोले के ऊपर शंकु जो है खड़ा है, ठीक है। शंकु और अर्धगोले की जो त्रिज्याएं हैं समान है, ठीक है भाई, तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। मतलब शंकु और अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है, और इनकी माप जो है हाँ, मतलब यही जो चीज़ है वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, मतलब ठोस मतलब पूरा इसकी जो ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि अगर ये 3 है तो ये भी आपको इधर साइड ये भी 3 है, तभी तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इतना दिया गया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, तो ठोस का हमें आयतन, सेम वही चीज़ इसमें भी ठोस का आयतन निकालना है। तो अब देखो यहाँ से शंकु की ऊंचाई हमें पता है h बराबर 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वाली पूरी 6 थी, तो इस हिसाब से हमने इसको निकाल दिया 6 से 3 सेंटीमीटर। निकाल दो भाई ठोस का आयतन, ठोस का आयतन सूत्र क्या लगाओगे आप, ठोस का आयतन तो अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन, चाहो तो यहाँ पर लिख दो, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ठीक है। यहाँ से अब अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब यही होता है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब बस इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 2/3, कॉमन ले लो यहाँ से, कॉमन क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से। 1/3 जब आप पाई r स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 2 और r प्लस में h, ठीक। 1/3 पाई का मान यहाँ पर ना रखो आप, क्योंकि कटेगा भी नहीं और आंसर भी पाई में नहीं आ रहा है। वो आप वहाँ देखो, यहाँ तो हमें पता है कि पाई का मान हमें नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको तो पता होगा नहीं आंसर, अगर आप रख भी दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है।
पाई का मान और आर का मान हमें क्या पता है, आर का मान 3 है, त्रिज्या 3 कह रहा था ना, तो आर का मान हमारे पास क्या है, 3 है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाँ 3 तिरका 9, 2 और 3 6, प्लस में एच का मान 10। एच का मान कितना है, हमें निकालना ही था, हाँ एच का मान आपका कितना है, 2 3 6 और एच का मान 3। कर लो हाल से, 3 से कट जाएगा, 3 तिरका 9 और 6 3 9 27। 27 जो है पाई आपका आंसर आ जाएगा, 27 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल सरल सवाल था, यहाँ से आपका बस थोड़ा सा समझना था ये चीज़। ठीक, इस प्रकार से ये आपका सवाल लग गया 5 का, अथवा ये आपका पूरा सेट जो था वो क्लियर हो गया। आशा करेंगे आपको सवाल सारे समझ में आए होंगे, कोई सवाल में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अगली वीडियो पर। कल आपका सेट 2 स्टार्ट होगा और इन सवालों का जिसने हमने इसमें जितने भी सूत्र लिखाए हैं वो सूत्र आप अच्छी तरीके से याद कर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।